नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम स्वस्थ पशु खुशहाल किसान, जहां हम बात करते हैं पशुओं के स्वास्थ्य की और आपकी आमदनी की। किसान भाइयों, अक्सर आपने देखा होगा कि गाय या भैंस के गले, जबड़े, कंधे या पिछले हिस्से में गांठ पड़ जाती है। धीरे धीरे वह गांठ बड़ी हो जाती है, पशु कमजोर होने लगता है और दूध भी कम देने लगता है। आज हम ऐसे ही एक रोग की बात करने जा रहे हैं, जिसे गांव देहात में गिल्टी रोग या गिरती रोग कहा जाता है। इस बीमारी को समझाने और इससे बचाव के उपाय जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पशुपालन विभाग से डॉक्टर। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या। मैं अभी एज अ वेटनरी ऑफिसर मैथा ब्लॉक में तैनात हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचा पा रही हूँ। इससे आपको यदि जो भी लाभ होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे स्टूडियो में। और आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि जैसे कि गांव में देखते होंगे कि जो हमारे पशुपालक हैं वो उनके पशुओं में गिल्टी रोग हो जाता है, तो उससे काफी परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि गिल्टी रोग है क्या। जी, गिल्टी रोग अभी जो है बहुत बहुत किसान इससे परेशान हैं और गिल्टी तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसका जो नाम है लंपी स्किन डिसीज है। आपने देखा होगा कि गिल्टी जैसे स्किन में आ जाती हैं, तो इसीलिए इसको लंपी स्किन डिसीज बोलते हैं। तो ये कैटल बफलो में बहुत ज़्यादा मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इसका मतलब है कि इससे बहुत ज़्यादा जानवर प्रभावित होते हैं, मतलब इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है और कई बार बहुत ज़्यादा तादाद में जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है, पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे जो है किसान को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी के साथ अगला सवाल है कि जैसे कि गिल्टी रोग हो जाता है, तो ये गिल्टी रोग किस वजह से होता है और कैसे फैलता है? जी, ये जो गिल्टी रोग है, लंपी स्किन डिसीज, हम कहेंगे कि ये एक वायरल डिसीज है, एक वायरस से होती है, जो कि जैसे पॉक्स, आपने नाम सुना होगा, पॉक्स वायरस होता है जो एनिमल में। तो ये जो है जेनेटिकली कैप्री पॉक्स मतलब जो सीप एंड गोट में पॉक्स करता है, जेनेटिकली उससे रिलेटेड होता है। तो ये है लंपी स्किन डिसीज वायरस से फैलता है, जो जेनेटिकली कैप्री पॉक्स या पॉक्स वायरिडी से फैमिली से बिलोंग करता है। तो जैसे कि बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है, कि कैसे पता चले कि हमारे पशुपालकों को, कि हमारे को जो पशु को जो है गिल्टी हो रहा है। जी, सबसे पहले तो इसमें आप देखेंगे कि शुरुआती तौर पे, शुरुआती दिनों में जो जानवर है उसमें रेड स्पॉट आएंगे और उसके बाद 3 से 4 दिन में वो जो स्पॉट है वो गिल्टी का रूप ले लेंगे। जैसे एक सिक्का होता है ना, सिक्का, उससे थोड़ा बड़ा या उसके आकार की गिल्टियां उसके पूरे शरीर में बन जाएंगी। मोस्टली उस रीजन में हमको दिखना सबसे पहले शुरू होती है जहाँ पर हेयर ग्रोथ कम है, जैसे कि ऑरिफिसेस, जो भी ओपनिंग है, जैसे नेजल ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग है, एनल ओपनिंग है, और जो इंग्वाइनल रीजन है, मतलब नीचे वाला जो सरफेस होता है जानवर का, वहां पर एब्डोमेन, हाँ, गला, या फिर दोनों पैरों के बीच में ये इस तरफ जो है गिल्टियां, पहले थोड़ा थोड़ा रेड स्पॉट दिखेगा और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगी गिल्टियों में। तो साथ साथ एनिमल में जो है वो खाना छोड़ देगा, थोड़ा सा डिप्रेस सा रहेगा, चलना फिरना कम कर देगा, उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, लार आएगी, आंसू, लैक्राइमेशन होंगे, मतलब आंसू निकलेंगे। तो इन सब लक्षणों से आप थोड़ा सा फीवर, हाई राइज टेम्परेचर होगा, तो ये सब लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि ये गिल्टी रोग है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी जानकारी है। और जैसे कि इसका अगर समय पे हम लोग इलाज न करें हमारा पशुपालक, तो किस तरह की परेशानी उठाना पड़ेगा उसको? यदि पशुपालक, सबसे पहले तो पशुपालक को बचाव के तौर पे वैक्सीनेशन करना चाहिए। यदि वैक्सीनेशन नहीं हुआ और आपके यहाँ आउटब्रेक हो गया है तो जल्दी से जल्दी उसको एक
अच्छा ट्रीटमेंट दिला के आप जो आर्थिक नुकसान है उससे बच सकते हैं। इसमें 2 तरह के नुकसान होते हैं, आर्थिक नुकसान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो ऐसा है कि डायरेक्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, मेस्टाइटिस हो जाता है एनिमल को, और तो ये एक डायरेक्ट नुकसान हो गया। और इनडायरेक्टली ये हुआ कि एनिमल के ट्रीटमेंट में आप खर्च कर रहे हैं, और खर्च करने के साथ इस जो डिसीज की प्रोग्नोसिस है, मतलब सही होने का जो है कि आज एनिमल 10 लीटर दूध दे रहा था, तो उस बीमारी होने के बाद में वो अगले 10 लीटर पे कब लौटेगा, वो थोड़ा लेट होता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है फार्मर्स को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे पशुपालकों को यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो इससे हमारे पशुपालक अपने पशुओं को कैसे बचा सकता है। बचाव के लिए सबसे पहले तो हमें वैक्सीनेशन पे ही हम जाएंगे। शुरुआती तौर पे जब ये डिसीज का पहले आउटब्रेक हुआ था, सबसे पहले इसका आउटब्रेक उड़ीसा में हुआ था, मैं आपको बता दूं 2019 में। फिर उसके बाद जब बहुत वाइडली स्प्रेड होने लगा ऑल ओवर इंडिया में, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पर रिसर्च करी और देखा और पाया कि जो ये वायरस है वो जेनेटिकली कैप्रीपॉक्स वायरस, मतलब शीप गोट में जो पॉक्स होता है उससे बहुत सिमिलर है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और ये पाया गया कि वो जो शीप एंड गोट पॉक्स की वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं इसमें काम कर रही है। तो मास लेवल पे उसका वैक्सीनेशन किया गया। फिर आगे चल के जो है हमारा उत्तर प्रदेश का IVRI इंस्टीट्यूट है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो उन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ में, नेशनल इक्वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार के साथ में, और एक वैक्सीन बनाई लंपी प्रोवैक, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में, और उसी से वैक्सीनेशन किया जाता है। तो ये है, इसका 1 ml डोज होता है। यदि ये फार्मर अपने जानवरों को लगवाता है तो कहीं ना कहीं हम इस बीमारी से बचा सकते हैं एनिमल को, और जो नुकसान हो रहा है वो उससे बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने ये वैक्सीन का नाम लिया है, अगर हमारा पशुपालक इसको अपने पशु में लगाता है तो क्या इसका कोई मिनिमम चार्ज है या? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप जब भी हमारे जो पशु चिकित्सालय होते हैं वहाँ पर वैक्सीन ऊपर से आती है, तो हम डोर टू डोर जाके इसका वैक्सीनेशन करते हैं। तो जैसे कि अगर ये बीमारी हो जाए तो हमारा पशुपालक जो है क्या करे? यदि ये बीमारी हो जाती है पशुओं में, तो सबसे पहले तो आपके जो निकटतम पशु चिकित्सालय है वहाँ जाएं, और वहाँ जो चिकित्सक हैं जो भी हैं उनसे आप परामर्श लें। तो उसमें क्या है कि जो चूंकि आप सबको पता होगा कि जो वायरल डिसीज होती है, जैसे कि कोविड हुआ था, उस समय हमको भी पता था कि जो डॉक्टर ने बोला कि नहीं भाई इसकी कोई दवा नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, कि जो जो सिम्टम आपको आएंगे उनको हम, जैसे आपको बुखार आ रहा है तो पेन किलर दे देंगे, दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई दे देंगे। इसी तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो जो सिम्टम एनिमल को आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं, और जो एनिमल की सफरिंग है, एनिमल सफ़र कर रहा है, उससे हम उसको बचा सकते हैं। जैसे कि उसमें गिल्टी जब बनती है तो शरीर में इन्फ्लामेशन होती है, जैसे कि हमको चोट लगती है तो जैसे लाल निशान बन जाता है ना, उसी तरह से जब गिल्टी बनेगी शरीर में तो वहाँ रेडनेस होगी, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो हमको एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी होगी, और फिर साथ में एक एंटी एलर्जिक ड्रग देनी होगी। और चूंकि जब गिल्टी बनती है, गिल्टी बन रही है वहाँ तक तो ठीक है, पर इसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है गिल्टी रोग का, जो एनिमल होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन से तो उसकी डेथ कम होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा होती है। गिल्टी हुई, धीरे धीरे वो रप्चर हो जाती है, जब रप्चर हो जाती है तो फिर उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है। फिर कई बार उसमें यदि जो जानवर है वो गंदी जगह में रह रहा है, मतलब अब पशु बाड़ा है तो वहाँ पर मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, तो वो क्या उसमें एग ले करती हैं मक्खियाँ, तो उसमें क्या है मैगेट बन जाते हैं। सामान्य भाषा में यदि लोग कहते हैं कि कीड़े बनने लगते हैं, हाँ कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो बड़ा दर्दनाक हो जाता है। तो उसके लिए आइवरमेक्टिन एक इंजेक्शन होता है, वो लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए। और जो उसमें कोई
लेप लगाएं ताकि उसकी हीलिंग अच्छे से हो, और मल्टीविटामिन देना चाहिए, और ये सब हमको करना चाहिए। और यदि आप, चूंकि ये क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो जैसा नीम की पत्तियां जो है अवेलेबल होती हैं, हम हाँ घरेलू तौर पे नीम की पत्तियों का पानी से एनिमल को नहलाइए। बहुत आयुर्वेद में इसका बहुत एंटीबैक्टीरियल गुण है इसमें। और हल्दी का लेप लगाएं जो हीलिंग का काम करेगी, उस घाव को भरने का काम करेगी। तो इस तरीके से हम, और उसको अच्छा खाना दें, क्योंकि जब एनिमल सफ़र करता है तो जो गिल्टी बन जाती है, तो एनिमल को स्वेलो करने में, गटकने में दिक्कत होती है, तो वो बहुत कम खाना खा पाता है, तो इससे वो कमज़ोर होने लगता है। तो हमको हाई एनर्जी डाइट देनी चाहिए, जैसे दलिया में गुड़ मिला के, जिससे वो कम भी खाए तो उसके शरीर में ताकत बनी रहे। तो इस तरीके से हमें और आसपास साफ सफाई रखें। हो सके तो एक, जैसे गर्मी के दिन होते हैं, अब मक्खी ना बैठे इसके लिए हम एक पतली सी साड़ी या नेट, कुछ ऐसा कवर उस पर डाल दें कि मक्खी डायरेक्ट उसके संपर्क में ना आ सके। ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिससे फार्मर्स जो है अपने एनिमल की सफरिंग को कम कर सकता है, साथ साथ जो नुकसान उसको होंगे उसको कम कर सकता है। अंत में हमारे पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये बस मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि जब सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करवाएं एनिमल का। एक्चुअली कुछ भ्रांतियाँ ये हैं कि भाई वैक्सीनेशन करवाने से जो है, जैसे हमारा भी वैक्सीनेशन होता है, तो शरीर में जब कोई वैक्सीन जाती है तो हमारा शरीर भी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, तो हमको भी कई बार फीवर आ जाता है। ऐसे ही एनिमल के साथ भी होता है, उसका शरीर यदि रिस्पॉन्ड कर रहा है मतलब कि वैक्सीन काम कर रही है, तो फार्मर डर जाता है। अरे पिछली बार जब आप आए थे तो आपने वैक्सीन लगाया था तो हमारे एनिमल का दूध कम हो गया था। तो इस तरह की भ्रांतियों के डर से वो वैक्सीन लगवाने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियों से बचते हुए वैक्सीनेशन करवाएं। 2-3 दिन का जो आपका थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा दूध कम होगा, आपको प्रॉफिट कम होगा, उसको नज़रअंदाज करते हुए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और यदि एनिमल को ये रोग हो ही जाता है तो डॉक्टर से मिलें, उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। जिस जानवर को हो जाता है उसको बाकी के स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, उसके साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छा पोषण दें उसको, स्वच्छ जल पिलाएं, और इस तरीके से आप एक अच्छे पशुपालन, प्रॉफिटेबल पशुपालन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि गिल्टी रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। याद रखिए, पशु को साफ सुथरा वातावरण दें, समय समय पर पशु का निरीक्षण करें, गांठ दिखते ही देरी न करें और नजदीकी पशु चिकित्सालय से तुरंत संपर्क करें। पशुपालन विभाग से डॉक्टर दिव्या जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सुनते रहिए स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम, क्योंकि स्वस्थ पशु होंगे तभी किसान खुशहाल होगा। तो साथियों, अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हमारे पशुपालक भाई फोन पर सीधे डॉक्टर साहब से अपने सवाल पूछते हैं। आप अपने अनुभव, समस्या या सवाल खुलकर साझा कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार भैया, नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आज? भैंस है। हाँ जी। तो भैंस के ना उसको सींग में, बाजू में खटर खटर किया करती है, आवाज। अच्छा। चंद्र प्रकाश जी हैं जुगराजपुर शिवली से। ये भी एक जागरूक पशुपालक है। इसका प्रश्न है कि इनके पास एक भैंस है और वो रात में खूंटे पर सींग से खटखट की आवाज़ करती है। देखिए, ये समस्या चंद्र प्रकाश जी की ही नहीं और भी पशुपालकों की भी हो सकती है। इसमें होता क्या है, पशु के ब्रेन में एक प्रकार का कीड़ा जिसको इंडोपैरासाइट्स कहा जाता है, वो हो जाता है। ये सींग में भी हो सकता है या ब्रेन का कुछ पार्ट लेते हुए वहाँ पर हो जाते हैं। तो इसलिए ये पशु अक्सर करके खटर खटर की आवाज़ करता है, चाहे वो दीवार में हो या खूंटे में हो।
दिन के समय हम लोग महसूस नहीं होता है और रात में हमको एक आवाज़ भी मिलती है और पशु बेचैन भी रहता है। देखिए इसमें सबसे अच्छा है एक मेडिसिन है आइवरमेक्टिन फार्मूला के नाम से बाज़ार में उपलब्ध रहती है। इसको आप लेकर के चमड़ी में लगाया जाता है, मीन्स सबकट ही लगेगा और इसलिए इसकी मात्रा लगेगी 1 ml दवा 50 केजी बॉडी वेट पे। जैसे मसलन अगर भैंस की बात करें तो उसमें 8 से 10 ml तक सबकट ये आइवरमेक्टिन एक दवा है जो कि लगवा देना है। आप देखेंगे ये समस्या दूर हो जाएगी। जी हम छोटे साहब बोल रहे हैं साहब। छोटे साहब कहाँ से? बिकरू से। बिकरू से। बिक्रो से। तो क्या कहना चाहते हैं? अरे बाबू जी देखो हमारे पड़वा के पैकुटा हुई गए। अच्छा। अब बहुत ज्यादा हो गए हैं तो बहुत परेशान है। एक ये चाचा जी हैं जो बिकरू से हैं। इनकी समस्या है कि इन्होंने एक पड़वा पाल रखा है जिसको पैकुटा हो गया है, मीन्स ये एफएमडी की समस्या है, फुट एंड माउथ डिजीज की समस्या है। आपको सलाह दी जाती है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के नाम से बाज़ार में मिल जाएगी, उसे आप ले लें और 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट आपको लेना है। 1 लीटर पानी में घोल के सोल्यूशन बना लें, उसको उनके पैरों में भी डालना है। अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो वही लाल दवा मुंह में डालें दिन में 2 बार। और इसके अलावा एक इसमें एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ले लें, उसको जो है लगातार 3 दिन लगवा लें। आपका पड़वा पूर्णतः ही स्वस्थ हो जाएगा। हेलो। हाँ हेलो पंडित जी बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। गाय जो हम ये पूछ रहे हैं कि भैया गाय दोनों बच्चियां ब्याह गई हैं। हाँ। और सर्दी में उनका कैसे बचाव जाए, हम तो बहुत परेशान हैं। कमर कपड़ा सब डाले, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहुत बहुत प्यारी प्यारी। तो हमको कुछ थोड़ी डॉक्टर साहब दिखोनी दवा ववा बता दे तो बच्चियां कैसे जी जाए। एक हमारे जागरूक पशुपालक हैं, सरैया ग्राम से हैं, अक्सर करके ये प्रश्न पूछते रहते हैं। इनका बहुत अच्छा प्रश्न आया है। इनके पास बच्चियां हैं जो अभी छोटी हैं, उनको सर्दी के बचाव के उपाय चाहते हैं। देखिए आपको सलाह दी जाती है कि सर्दियों में बच्चियां के ठंड के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए आपको सही देखभाल करने की ज़रूरत है। ठंड से बचाव के लिए क्या करना है, बच्चिया को सूखी हवा रहित और साफ जगह पर ही रखें। रात में काऊ कोट या जूट की बोरी कंबल आप उसके ऊपर डालें। अत्यधिक ठंड में अलाव की व्यवस्था करें। आहार व पोषण की बात कर लेते हैं। गुनगुना दूध और गुनगुना पानी देने की व्यवस्था करें। दूध की मात्रा उम्र के अनुसार नियमित रूप से आप उसको दें। बाकी खाने की बात करेंगे, सूखा चारा, थोड़ी उसमें हरी घास मिला लें और खनिज मिश्रण जो कि मिनरल मिक्सचर के नाम से बाजार में मिलता है, उसको देना सुनिश्चित करें। पानी जब पीने को दें तो हल्का गुनगुना करके ही दें, ये बेहतर रहेगा। जहाँ पे आपने बाड़े में बांधा है उसमें साफ सफाई की व्यवस्था रखें और बिछावन में पुआल या भूसा या सूखा जो भी आप नीचे पुआल डालते हैं उसको प्रतिदिन आप बदलना सुनिश्चित करें। गीली जगह पर बच्चियों को बिल्कुल ना बैठने दें। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण काम आपको और करना है, कृमिनाशक दवा पान, डिवार्मिंग मीन्स पेट के कीड़ों की दवा आप उसको ज़रूर दे दें। और अभी एफएमडी का टीकाकरण अभियान भी चलेगा। अगर उसकी उम्र 6 महीने हो गई हो तो उसको एफएमडी का टीकाकरण भी आप उसको करवा दें। एक अंत में रोज़ सुबह जब धूप निकलती है तो उसको धूप में रखें। इससे क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इन सब बताई हुई बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बच्चिया का स्वास्थ्य अच्छा होगा